हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के इतिहास विषय के बारे में। इतिहास हमारा विषय है जिसका चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने शुरू कर दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये उस चैप्टर का नाम है और जिसका आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में पूरे चैप्टर से संबंधित सारे के सारे टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले एक खास बात मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे चैनल YouTube पर जाकर के आप इन वीडियो का बिल्कुल मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारी एक खासियत यह है कि हम सारे के सारे वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस में देते हैं और यकीन मानिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सारे ही वीडियो रहते हैं। तो देखते हैं एक एक करके शुरू करते हैं इस चैप्टर को और चैप्टर रिवीजन को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में चैप्टर नंबर 7 पुराने चैप्टर से यानी इससे प्रीवियस चैप्टर से कैसे कोरिलेट करता है। चूँकि 1857 की क्रांति के बारे में सबने पढ़ा था। 1857 की क्रांति ने किस किस को प्रभावित किया था? 1857 की क्रांति का जो दौर था वो युद्धों का, लड़ाइयों का दौर था। इस 1857 की क्रांति या उससे पहले भी अंग्रेजों की नीतियों ने सिपाहियों को परेशान किया, गांव-गांव के किसानों को परेशान किया, राजाओं, महाराजाओं, नवाबों तक को नहीं छोड़ा। तो इनसे बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई। लेकिन इस बीच हम भूल गए कि क्या अंग्रेजी नीतियों ने क्या भारतीय छात्रों को भी परेशान किया? जो स्टूडेंट होते थे उस समय की क्या उन पर भी कोई प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा? इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े। काफ़ी गहरे प्रभाव हम देखने को मिलते हैं कि युद्धों के द्वारा उनकी ज़मीनें छीन ली गई, किसानों के साथ लगान लिया गया, सिपाहियों के साथ गलत तौर तरीके इस्तेमाल किए गए। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से यानी ब्रिटिश सरकार की नीतियों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, क्योंकि अंग्रेज केवल भारत पर विजय प्राप्त करने या आय पर नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इस देश की जो समाज है उसको भी सभ्य बनाना चाहते थे। उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को भी बदलना है, ये उनका विश्वास था। उनका मानना था कि यहाँ की जो मूल्य मान्यताएं, रीति रिवाज, इसको चेंज करना है। हम भले ही आपके देश में राज करते हैं, हम भले ही यहाँ पर भूभाग पर पूरा रेवेन्यू वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारा केवल यही मोटिव नहीं है, आप लोगों को सभ्य बनाना भी हमारा मोटिव है। ये अंग्रेज का मानना था, ये अपने आप को ऐसा कहते थे वो। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे, इसकी हम लोग बात करेंगे। मतलब अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाने के लिए, और जैसा अंग्रेज चाहते थे कि सभ्य जनता क्या होती है, वैसा बनाने के लिए उन्होंने हमारे साथ किया क्या या क्या क्या कदम उठाए, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अंग्रेज हमारी भारतीय शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो अंग्रेज शिक्षा को देखने का नज़रिया कैसा था? शुरुआत में जो अंग्रेज आए, देखिए नज़रिया एक बार अलग था, आगे चलकर नज़रिया बदल गया। तो शुरुआत में जो नज़रिया था वो क्या था? शुरुआत में जो लोग भारत में आए, अंग्रेज के जो लोग, जिनको ये जिम्मा थोपा गया कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करके बताएं कि क्या एक्चुअल में भारत में चल रहा है। शुरुआत में जो भारत में लोग आना शुरू हुए, उनने भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को काफ़ी अप्रिशिएट किया। वो हमारी भारतीय संस्कृति को ख़त्म नहीं करना चाहते थे और हमारी जो भारतीय संस्कृति जो थी उसको कहा जाता था प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद की परंपरा मतलब एशिया की भाषा, संस्कृति के बारे में ज्ञान रखने की परंपरा को ही प्राच्यवाद की परंपरा कहते हैं, जो हमारे इधर चलती थी। लेखन लिखना और चीज़ों को लिख करके किताबें तैयार करना, पांडु लेखन करना, ये जो पुरानी तरकीब थी, फारसी, उर्दू, अरबी या हिंदी, संस्कृत, ये हमारी जो पुरानी भाषाएं थी, इन्हीं का ज्ञान अर्जित करना, इन्हीं के बारे में विशेष ज्ञान रखना प्राच्यवाद कहलाता था, प्राच्यवादी कहलाता था। तो सबसे पहले इंडिया में कौन आए? इंडिया में सबसे पहले 1783 में विलियम जॉन नामक एक व्यक्ति थे, जो काफ़ी अच्छे भाषाविद व्यक्ति थे, जो इंडिया में आए। हालांकि इंडिया में उनको लाया गया था, भेजा गया था एज ए जज। वो एक जूनियर जज के पद पर थे, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के रूप में वो भारत में पदस्थ हुए थे, उनको यहाँ पर भेजा गया था।
विलियम जोन्स एक काफ़ी अच्छे भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है जिसको अलग अलग भाषाएं सीखने जानने का, जिसके अंदर रुचि हो या जिसको नॉलेज हो अलग अलग भाषाओं का, उसको भाषाविद कहते हैं। तो काफ़ी भाषा जानते थे, जैसे वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जानते थे। भारत में जब वो आए तो उन्होंने भारतीय भाषाओं के बारे में काफ़ी पढ़ा, काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा करा। यहाँ तक कि भारतीय किताबें जो थी पुरानी अलग अलग, सबको उन्होंने पढ़ डाला। जैसे उन्होंने कानून की किताब को पढ़ा, उन्होंने दर्शन शास्त्र को पढ़ा, उन्होंने धर्म को पढ़ा, राजनीति और नैतिकता की किताबों को खंगोल करके अच्छे से पढ़ा, अंक गणित और चिकित्सा विज्ञान और अन्य बहुत सारी प्राचीन विज्ञान की जो किताबें थी, और भारतीय पुस्तकालयों में इन सब का अध्ययन करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया। क्योंकि किसी भी देश को जानना है तो उस देश के इतिहास को पढ़ लो, या किसी भी देश को जानना है तो उस देश के साहित्य को पढ़ लो। ये बहुत पुरानी परंपरा है। आज भी भारतों और भारतीयों की परंपरा को जानने का एक ही तरीका है, हमारी किताबें। हमारी किताबों में हमारा व्यवहार लिखा हुआ है, हमारे साहित्य में हमारा तौर तरीके लिखे हुए। तो विलियम जोन्स जब भारत में आए थे तो शुरुआत में उन्होंने बोला कि नहीं, भारतीय परंपरा को उन्होंने तवज्जो दिया और भारतीय परंपरा के हिसाब से चीज़ें पढ़ना शुरू की। उसके बाद दो लोग हो रहे हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। मतलब भारत में जो संस्कृत और फारसी रचनाएं थी पुरानी, संस्कृत रचनाएं प्राचीन कालीन थी, जबकि फारसी की जो रचनाएं थी वो ज़्यादातर मध्यकालीन भारत की थी, क्योंकि उस समय मुगलों और सल्तनत कालीन जो है शासन देश में चलता था। तो भारत में उनको संस्कृत और फारसी की रचनाओं का अनुवाद करने लगे थे। ये दोनों कौन दोनों, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, ये दोनों भारतीय भाषाएं सीखकर अनुवाद करना शुरू कर रहे थे। किस भाषा में? अपनी अंग्रेजी भाषा में, ताकि यूरोपियन लोगों को भी भारतीय शिक्षा का ज्ञान मिले कि कैसे भारतीय लोगों ने इन चीज़ों को लिखा है। विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। इस पत्रिका के माध्यम से वो बहुत अच्छी चीज़ें लिख करके लोगों तक पहुंचाते थे। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में जो विलियम जोन्स है, ये कोलब्रुक है और ये हॉलहेड है, ये जब इंडिया आए तो इन्होंने भारतीयों की अपनी संस्कृति छीनने का प्रयास ही नहीं किया। इन्होंने तो और हमारी संस्कृति पहचानने, संस्कृति को सीखने, भाषा को सीखने पर ज़्यादा जोर दिया। भारतीय को समझने के लिए उनका क्या मानना था, ये विलियम जोन्स का और कोलब्रुक दोनों का ही मानना था, क्योंकि पूरे भारत में इन्होंने कई जगह विजिट किया, काफ़ी कुछ पढ़ा समझा, और किस एनालिसिस पर आए, इन्होंने बोला कि भारतीयों को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भारत की नागरिकों के बारे में, भारत के लोगों की सोच के बारे में, इनकी संस्कृति ऐसी क्यों है या हमसे अलग क्यों है, ये जानना है, तो आपको इनके प्राचीन ग्रंथों को खोज निकालना होगा और फिर इन ग्रंथों के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तभी आप इनको समझ पाओगे कि ये देवी देवताओं को क्यों पूछते हैं, इनके अलग अलग चीज़ें क्यों होती है, उपवास होता है बहुत सारे। हम लोग तो इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि दुनिया के लोग दंग रह जाएंगे देख के कि ये लोग करते क्या हैं, इतने सारे त्यौहार मनाते हैं। तो अगर आप इनको जानना है एक्चुअल में भारतीयों को या भारत को ही जानना है, तो आपको पुराने ग्रंथ और कानूनी ग्रंथों को खोजना पड़ेगा, उनको समझना होगा, तभी आप भारतीय की भावनाओं को समझ पाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। तो भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों के विचारों को अगर समझना है आपको, तो भारत की जो किताबें हैं इन्हीं के जरिए, ग्रंथों के जरिए ही समझा जा सकता है। अदरवाइज़ आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये लोगों के विचार इतने अलग अलग या इस तरीके के विचार ये क्यों रखते हैं, यानी यहाँ पर ये धारणाएं जो चलती हैं, जो ट्रेंड यहाँ पर चलता है, ये सब क्यों है। उसके लिए तो आपको प्राचीन किताबों को खंगालना ही पड़ेगा। ये विलियम जोन्स और कोलब्रुक दोनों का मानना था। इसी वजह से इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर, उनके जो प्रयास थे कि भारतीयों के ज्ञान को और बढ़ावा दो, उससे विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने भी कहा कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे से राज करो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ की जनता आपको पसंद करे, तो सबसे बेहतर तरीका है, उन अंग्रेज अफसर ने सजेशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ये, कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपको पसंद करें, तो आपको पश्चिमी भाषा को नहीं, पश्चिमी ज्ञान को नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो शुरुआत में अंग्रेज शिक्षा को कुछ इस तरह से देखते थे कि भारत में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए। महात्मा गांधी की भी बड़ी इच्छा थी। हालांकि महात्मा गांधी जब बाहर बाद के सेशन में आते हैं तब वो भी यही बात बोलते हैं कि नहीं, भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, पश्चिमी ज्ञान नहीं चाहिए हमें। वे चाहते थे कि जो अंग्रेज के कुछ अफसर जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर चाहते थे कि भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत तथा फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। वो चाहते थे कि इन भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें संस्कृत, फारसी साहित्य और काव्य है, इनको पढ़ाने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूट स्थापित करने पड़ेंगे, स्कूल खोलने पड़ेंगे, कॉलेज खोलने पड़ेंगे। उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा न दी जाए, उन्हें ऐसे विषय को न पढ़ाना जाए जो यूरोप में चलता है, जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, हम लोग इंग्लैंड का इतिहास पढ़ के क्या करेंगे? फ़र्ज़ करो कि आपके सिलेबस में अचानक से डाल दिया जाए कि आज से आपको ब्राज़ील का इतिहास पढ़ना है, आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे जब हम लोग भारत में हैं, हमें यहाँ का, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, उन लोगों से आपको कोई संवेदना, सांत्वना भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते नहीं ना। तो उनका मानना भी ये था कि किसी को अनजाने विषय को पढ़ाना कहाँ तक उचित है, तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। शुरुआत के जो अंग्रेज अफसर थे उसने काफ़ी अच्छा इनको सजेशन दिया था। उन्होंने बोला कि इन अफसरों की राय में तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। मतलब आप जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तभी लोगों का दिल जीत पाएंगे जब आप उनके साहित्य को, उनकी संस्कृति को, उनकी भारतीय ज्ञान को प्रमोट करोगे। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग अजनबी हैं यहाँ के लिए। हम आपको याद दिला दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भारत की ओरिजिनल तो नहीं है, हम तो इंग्लैंड से आए हैं और राज कर रहे हैं, ऊपर से इनसे टैक्स भी ले रहे हैं। तो अजनबी शासक को, जनता को अगर आदर प्राप्त करना है, अजनबी शासक को जनता से अगर रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसकी वो बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। अपने ज्ञान में शिक्षा देना शुरू करो, उनको भारतीय ज्ञान को बढ़ावा दो, यहाँ तक कि आप संस्था वगैरह खोलो। बस इन्हीं अफसरों की रिकमेंडेशन पर भारत में ब्रिटिश सरकार ने संस्थाएं खोलना शुरू की। तो ब्रिटिश प्रयास क्या थे? 1781 में अरबी और फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की शुरुआत की गई। कलकत्ता में खोला गया एक मदरसा, कब? 1781 में। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने 1781 में मदरसा खोला, और उसी के 10 साल बाद यानी 1791 में बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की यहाँ पर शिक्षा दी जाए। तो हिंदुओं के लिए हिंदू कॉलेज और मुस्लिमों के लिए एक मदरसा खोला गया कलकत्ता में। ये शुरुआत थी अंग्रेजों की, कि अंग्रेज शिक्षा को इस तरह से देख रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकारियों ने सजेशन दिए थे वो बिल्कुल सही दिए थे कि अगर आपको जनता पर शासन करना है, आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा आपसे खुश रहें, तो आपको उनके लिए वही करना पड़ेगा जो वो सोचते हैं, जो वो उनको चाहिए। अंग्रेजों ने शुरुआत में वही किया। अब इसी जगह पर कुछ शब्द आए जिस शब्दावलियों के प्रयोग किए गए, मैं चाहता हूँ उसके आपको मीनिंग बता दूँ। एक शब्द आता है इस चैप्टर में, प्राच्यवादी, सबसे पहले आया था। प्राच्यवादी मतलब होता है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं, यानी एशिया के बारे में जो ज्ञान रखते हैं वो सब प्राच्यवादी लोग हैं, यानी यहाँ की परंपरा का जो ज्ञान रखते हैं वो सारे लोग क्या कहलाएंगे? प्राच्यवादी लोग कहलाएंगे। दूसरा शब्द है हमारा मुंशी। मुंशी मतलब ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना भी जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो फारसी लिखना भी जानता हो, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना तीनों जानता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग मुंशी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो वर्ड है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता था उन भाषाओं के लिए जो एक लोकल भाषा, नॉर्मल जो भाषा है उसके अलावा दूसरी भाषा, जैसे अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज लोग अपनी अंग्रेजी भाषा के अलावा जितनी भी भारतीय भाषा होती थी उन सब के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे जिसको बोलते थे वर्नाकुलर। तो यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी भी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी माना उनने, तो अंग्रेजी के अलावा जो दूसरी स्थानीय भाषा और बोलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा की इस्तेमाल भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषाओं को और अंग्रेजी के बीच
फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब अंग्रेजी भाषा और दूसरी भाषा के बीच में फ़र्क समझाना है तो अंग्रेजी भाषा को तो इंग्लिश बोलेंगे और दूसरी भाषा को वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, ऐसा ना बोल करके वो सीधा एक वर्ड बोलते थे, वर्नाकुलर। तब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। अब हमने भी पढ़ा कि भारत में शुरुआत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने शिक्षा को किस तरह देखा। बहुत सारे अंग्रेजों ने शिक्षा में, हमारी जो इंडियन एजुकेशन थी, पुरानी भारतीय शिक्षा थी, ये प्राचीन परंपरा को ही आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों को सजेशन दिए और अंग्रेजों ने ऐसा किया भी। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मदरसे का उन्होंने स्थापना किया 1781 में कलकत्ता में, 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में। ये 2 कदम ऐसे थे अंग्रेजों के जो ये बात को दर्शाते हैं कि अंग्रेज भारतीय ज्ञान को या भारतीय परंपरा को प्रमोट कर रहे थे। अब दूसरी बात करते हैं कि कुछ जो बाद में जो लोग आए, अंग्रेजी अफसर जो बाद में आना शुरू हुए, उनके व्यू बदल गए। पहले तो ये लोग भारतीय ज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये भारत का जो ज्ञान था, हमारा पूर्वी जो ज्ञान था, इसको एक गलती बता रहे थे। तो जघन्य, बहुत बड़ी गलतियां हैं यहाँ पर, ऐसा बोलना चाह रहे थे। तो यहाँ का जो टॉपिक हमारा क्या है, पूरब की जघन्य गलतियाँ। वो बोलते हैं कि पूर्वी जो ज्ञान है, जो प्राच्यवादी परंपरा, ये काफ़ी गलतियों से भरा हुआ है, इसमें सुधार की जरूरत है। तो अंग्रेज अफसर जो थे कुछ, वो शिक्षा के इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। शुरुआत में तो प्राच्यवादी यानी एशिया का जो कल्चर है, हमारा इंडिया का जो कल्चर है, इसका शुरुआत में तो विलियम जॉन, कोलब्रुथ, हॉलहेड, ये जो लोग आए थे, इन्होंने तो काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन बाद के जो लोग आए, जैसे जेम्स मिल, जो जैसे लोग आए हैं, तो जेम्स मिल, मैकाले, ऐसे लोग अभी नाम आपके सामने आएंगे, इन लोगों ने तो काफ़ी आलोचना की। अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण के काफ़ी आलोचना करने लगे थे। वो इसको आलोचना करते थे कि सही नहीं है ये। उनका कहना था कि पूर्वी जो समाज है, जो आपका पूर्वी समाज मतलब भारत का जो समाज है, उसका ज्ञान जो है वो त्रुटियों से भरा हुआ है और कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक बात भी नहीं है, मतलब कोई साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं दिखता है, साइंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं इसमें, खाली पुराने अंधविश्वासों में भरा पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें त्रुटिपूर्ण भी है बहुत सारा। तो उन्होंने बोला कि ये पूर्वी समाज त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उन्होंने दलील दी कि अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए सरकार को। उन्होंने, इन अफसरों ने तो और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोल दिया कि जो आप अरबी भाषा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्थान खोल रहे हो, तो आपको इन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था कुछ अफसरों का। इस आलोचना में सबसे पहले नंबर पर आते हैं जेम्स मिल। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जो सबसे मेन व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को भाई देशी जनता को खुश करना है, इसको लेकर ही उनको उनके ज्ञान को प्रमोट नहीं करना चाहिए। खाली देशी जनता को खुश करने के लिए जो आप जो भारतीय ज्ञान को प्रमोट कर रहे हो, जो आपको सजेशन दिया गया, वो खाली ये नहीं करना चाहिए। हम शासक है और हम लोग जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा उनका मानना था। अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। खाली ये सोच कर शिक्षा मत दो कि उनका दिल जीतना है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय पश्चिमी ज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको इसको खुश नहीं करना चाहिए, बल्कि भारतीयों को भारतीय ज्ञान और संस्कृति काव्य के अलावा आपको पश्चिमी ज्ञान पढ़ाना चाहिए। जो पहले क्या बोला गया था, अभी इससे पहले हमने बात की कि कुछ अंग्रेज बोलते हैं कि आपको पश्चिमी ज्ञान नहीं पढ़ाना, भारतीय ज्ञान पढ़ाओ। अब ये जेम्स मिल बोल रहे हैं कि नहीं, पश्चिमी ज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो काफ़ी त्रुटियों से भरा हुआ है। पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है, ये उनको समझाओ। इस ज्ञान की वजह से, ये पश्चिमी ज्ञान जब यहाँ पर आएगा तो उनको भी समझ में आएगा कि पश्चिमी देशों ने किस तरह की उपलब्धि हासिल की है। यहाँ ये लोग अंधविश्वास में, देवी देवताओं में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तंत्र विद्या में उलझे हुए हैं। वहाँ यूरोप ने कितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने वैज्ञानिक और तकनीकी में कितनी ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है, ये यहाँ के लोगों को पता तो चले। इसलिए पश्चिमी ज्ञान देना ज़रूरी है, इससे ये लोग सभ्य हो जाएंगे। ठीक है। एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। फोटो आपके सामने है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत को एक असभ्य देश मानते थे। ये तो क्लियर बोलते थे कि भारत एक असभ्य देश है और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक असभ्य देश जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है। ये कौन बोलते हैं? थॉमस बेबिंगटन मैकाले साहब जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसा लिखा। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा ऐसी नहीं है
मतलब अगर आप भारतीय ज्ञान की कोई ऐसी शाखा, ऐसी परंपरा की बात करो, तो ऐसी कोई भी शाखा इंडिया में नहीं है जो हमारे इंग्लैंड के ज्ञान के किसी भी प्रकार से समकक्ष हो, या ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो हमारी प्रगति के समकक्ष हो। जितनी प्रगति हमने की है इतनी तो उन लोगों ने नहीं की है। इनको गाड़ियाँ हम ला के दे रहे हैं, असला बारूद हम दे रहे हैं, बंदूकें हम दे रहे हैं, ट्रेन हमने दिया, सब कुछ तो हमने दिया, तो इन्होंने इनका बनाया क्या है? तो बोलना चाह रहे हैं कि भारतीयों के पास ऐसी कोई भी ज्ञान की शाखा नहीं है जो हमारे ज्ञान के बराबरी कर ले। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही पूरे भारतीय साहित्य के बराबर है। इतना तक उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बोला कि हमारे जो यूरोप के एक बड़ा अच्छा सा जो पुस्तकालय, कोई भी पुस्तकालय पकड़ लो, उस पुस्तकालय का एक खाना, एक वाला खाना, खाली एक खाना जो होता है, वो उसमें जो किताबें रखी होती उसका जो ज्ञान है उतना तो पूरे भारत के ज्ञान के बराबर है। इतना तक वो कंपेयर कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा कंपेरिजन हो गया, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी, लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत दुनिया को एक तरह रास्ता दिखाने वाला था। भारत में तक्षशिला जैसी बड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। तो तक्षशिला पुस्तकालय, नालंदा पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें रखी होती थी जितनी दुनिया में कहीं भी नहीं थी। ये तो हमारा दुर्भाग्य था कि किसी शासक ने अपने व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से उसको जला दिया। वो या तो वो नहीं चाहता था कि भारत विश्व का गुरु बने। इसी वजह से अंग्रेज़ों को ये बात कहने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ तक्षशिला और नालंदा की किताबें अगर मौजूद होती तो अंग्रेज़ राज करने की बजाय किताबों को पढ़ने में ही साल निकाल देते, क्योंकि इतना ज्ञान हमारा उसमें था जो कि किताबों के साथ जलकर खाक हो गया। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि अंग्रेजी भाषा को सिखाओ, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा सिखाओ। उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति बदलने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। उन्होंने बोला कि अंग्रेजी ही भारतीयों की जो रुचि है, भारतीयों की जो मूल्य हैं, भारतीयों की जो संस्कृति है, उसको बदलने का एक रास्ता हो सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए 1835 में मैकाले की वजह से ही एक बदलाव किए गए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो मैकाले ने के ही बोलने पर या उनके ही सजेशन पर एक अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान पारित किया गया 1835 में। उन्होंने बोला कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाएगा, यानी ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। जो लोग पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा को इतना उन्होंने प्रमोट किया। कलकत्ता मदरसे, बनारस का संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को इनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये मैकाले ने बोला कि आप जो इन भारतीय परंपराओं को, भारतीय ज्ञान को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे कलकत्ता में आपने मदरसा खोला था, ऐसे आपने हिंदू कॉलेज खोला, ऐसे आप इसको प्रमोट ना करें, प्रोत्साहित ना करें, तो किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा मैकाले साहब बोलते हैं। अब अंग्रेज लोग शिक्षा को किस तरह देखने लगे? शिक्षा को एक व्यवसाय की शिक्षा के रूप में उन्होंने शुरू किया। पहले तो वो नॉर्मल शिक्षा की बात कर रहे थे, अब उन्होंने बोला कि शिक्षा एक व्यवसाय की शिक्षा होनी चाहिए। तो व्यवसाय की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वुड्स डिस्पैच नाम का एक बड़ा ही अच्छा शिक्षा नीति इंडिया में आती है, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं उसको। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं इसको, वुड्स डिस्पैच को। मैग्ना कार्टा, ये ध्यान रखना आप, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में कंपनी के एक नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, जिनका नाम था चार्ल्स वुड, उसके नाम से एक संदेश आया जिसे क्या कहा गया? वुड का नीति पत्र कहा गया, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। भारत में एक नई शिक्षा नीति लाई गई, तो भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट हो गई थी। किसके द्वारा? वुड्स डिस्पैच के द्वारा। तो वुड्स डिस्पैच क्या है? ये एक नई शिक्षा नीति है जो अंग्रेज लेकर के आए थे 1854 में, और चार्ल्स वुड के नाम से आए थे, इसलिए इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे? मतलब प्राच्यवादी जो भारतीय पुराना प्राचीन ज्ञान है, उसकी बजाय आप अगर यूरोपीय शिक्षा को अपनाते हो तो उससे आपको व्यवहारिक रूप पर लाभ क्या होंगे, वो इस वुड्स डिस्पैच के माध्यम से बताए गए। तो क्या लाभ होंगे? व्यवहार में इनको व्यावसायिक और वाणिज्यिक लाभ होने वाले थे, मतलब आर्थिक लाभ से जोड़कर देखा गया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि अगर यूरोपीय शिक्षा भारत में लाई जाती है तो भारतीय लोगों को व्यापारिक लाभ होगा, भारतीय लोगों को वाणिज्यिक लाभ होगा,
और उनको अपने संसाधनों के विकास को समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होगा कि यूरोपीय शिक्षा भारत में आ जाती है तो जो भारतीय लोग हैं उनको व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होने से होने वाले लाभ को समझने और संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। अपने संसाधन का विकास करने में भारतीयों को काफ़ी मदद मिलेगी अगर हमने यूरोपीय शिक्षा को थोप दिया तो, क्योंकि इसका मेन जो मोटिव है वो है आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि। तो आर्थिक, इसको व्यवसाय के रूप में देखा गया। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यूरोपीय जो शिक्षा होगी उससे भारतीयों में एक मोरल वैल्यूज़ आएगी, नैतिक शिक्षा का उत्थान होगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि भारतीय लोग असभ्य थे तो वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, जो कि पहले नहीं थे। उनको ऐसा मानना था। ये अंग्रेज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अंग्रेज बोल रहे हैं कि भारतीय लोग पहले नैतिक नहीं थे, उनके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दया भावना और ऐसी कोई भावना नहीं होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अब वो लोग में नैतिक चरित्र जो है वो बढ़ जाएगा और लोग ईमानदार हो जाएंगे और ज़्यादा असत्यवादी हो जाएंगे। पूरब का साहित्य न काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा करता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो पूरब का आपका ज्ञान है वो इस तरीके का है कि न तो आपके अंदर वो एक किसी दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है कि देश के लिए कुछ करना है, और न ही आपके अंदर ऐसी स्किल जनरेट करेगा कि आप शासन में कुछ हिस्सा दे पाओ या कुछ रोजगार ले पाओ। या मैं ऐसा बोल दूं कि आज की शिक्षा से आप जॉब नहीं ले सकते तो फिर शिक्षा किस काम की। आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको जॉब दिला दे। तो वो बोलना चाहते कि ये जो पूरब की जो शिक्षा है, जो भारतीयों की जो साहित्य, इनमें इतना दम नहीं कि किसी को नौकरी दिला दे। तबकि यूरोपीय जो नॉलेज था वो वैज्ञानिक प्रकृति का है। दुनिया के किसी भी देश में जाओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा उनका मानना था कि हमारा जो ज्ञान है वो काफ़ी सही है। 1854 के इस नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए, जैसे सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा पर पूरी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाए। पूरे देश में सरकारी शिक्षा विभाग बनाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह चल रहे थे, उस समय भारत में कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसी जगहों पर यूनिवर्सिटी स्कूल खोली जा रही थी। मतलब एक तरफ तो हमारे ही देश के लोग अंग्रेजों का विरोध करें, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का स्थापना कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के काफ़ी प्रयास किए गए। वुड्स डिस्पैच के द्वारा जो हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली थी, पुरानी भूतपूर्व शिक्षा प्रणाली थी, उस पर काफ़ी सारे परिवर्तन यानी बदलाव किए गए। लेकिन जब अंग्रेज इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, तभी हमारे देश में नैतिक शिक्षा की मांग उठने लगी। कुछ ईसाई मिशनरीज भारत में आ रहे थे। ईसाई मिशनरियों का मानना था कि खाली शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो भारत में नैतिक चरित्र को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, न कि व्यापार को बढ़ावा देना, क्योंकि अंग्रेज लोग व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। तो ईसाई प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है। लोगों के जो चरित्र है उसमें सुधार लाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, और नैतिक उत्थान के लिए केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव हो सकता है। मतलब ईसाई शिक्षा ही ऐसी है जो नैतिक उत्थान केवल जो है ईसाई शिक्षा ही दे सकती है। अब अंग्रेजों को बड़ा दिक्कत होगी। एक तो ये यूरोप से आ रहे थे, उन्होंने बोला कि यूरोप से आने वाले ईसाई भारत में हमारे खिलाफ असंतोष पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो पुरानी शिक्षा है उसमें दम नहीं है, हमारी यूरोपियन शिक्षा लो ताकि आप जो है व्यापार में प्रगति करोगे। ये बोल रहे कि नहीं, खाली प्रगति से मतलब नहीं, हमें शिक्षा से मतलब लोगों को सभ्य बनाना है। हम बोल रहे थे चरित्र में विकास करना है। हम बोल रहे हमारा पूरब का ज्ञान भी तो वही कर रहा था। पूरब के ज्ञान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी तो लोगों को सभ्यता की ओर ले जा रही थी। मानता हूँ कि सती प्रथा, बाल विवाह और ये जो विधवा पुनर्विवाह नहीं होना जो है, सब चीज़ें जो है ना पुरानी गलतियाँ थी हमारी। लेकिन ये तो नहीं बोल सकते कि पुराना साहित्य बिल्कुल ही गलत था। कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, कुछ सामाजिक जो कुरीतियाँ हो सकती है, लेकिन भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति दुनिया में आज भी शुमार है, उस समय तो काफ़ी शुमार थी। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रचारक के विरुद्ध थी। इन ईसाई प्रचारकों का विरोध करती थी, उनको जगह नहीं देती थी, प्रचार करने का मौका नहीं देती थी 1813 तक। क्यों? क्योंकि कंपनी को भय था इनसे कि इनकी वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो जाएगा। एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं अलग और ये अलग भावना पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ईसाई इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। लेकिन वहाँ से नहीं आए वो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए नहीं आए, वो लोग डेनिश लोगों के जरिए आए थे।
तो प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता। डेनिश मतलब डेनमार्क देश का जो शासन इंडिया में हुआ करता था साउथ वाले कुछ रीजन में, वहाँ पर सोरामपुर वाले जगह पर उनकी जो कॉलोनी थी, जो उनकी बस्तियाँ थी, उन बस्तियों से उन्होंने शुरुआत करना शुरू किया क्योंकि अंग्रेजों ने अलाउ नहीं किया था। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। यानी 1857 के बाद तो और ब्रिटिश सरकार ने इन प्रचारक की जो शिक्षा थी, मिशनरियों की जो शिक्षा थी, इस पर काफ़ी आनाकानी करना शुरू कर दी थी कि भाई उनको सरकारी सहायता नहीं दे रही थी, प्रत्यक्ष सहायता भी नहीं दे रही थी। उनको पता था कि कहीं ना कहीं असंतोष ज़्यादा फैल सकता है इनकी वजह से, तो उनको पहले तो प्रमोट किया, लेकिन बाद में फिर से उन पर थोड़ी सी पाबंदी लगा दी थी। अब बात करते हैं कि जब अंग्रेजों ने इतना बदलाव करने का सोचा, सब कुछ किया अंग्रेजों ने, तो हमारे देश की जो स्थानीय पाठशालाएं थी, जो पुरानी हमारे देश का जो पुराना जो पाठशालाएं थी, उनका क्या हुआ होगा। तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, इस पर विचार करें तो क्या हुआ। क्या अंग्रेजों के आने से पहले, कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला प्रश्न, क्या अंग्रेजों के आने से पहले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। बच्चे क्या पढ़ते भी थे कि नहीं थे, क्या स्कूल भी थे कि नहीं थे, उस समय बच्चे स्कूल भी जाते थे या नहीं, या स्कूल भी थे कि नहीं। अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उन स्कूलों का क्या हुआ। ये भारतीय परंपरा जो शिक्षा लेने की परंपरा है, उसका एक फ़ोटो दिया गया है। आप देख सकते हो कैसे एक पंडित जी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा में किसी भी प्रकार की किताब का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी ब्लैक बोर्ड भी आपको नहीं दिख रहा होगा। प्रकृति के गोद में बैठ करके लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। ये शिक्षा नैतिकता की शिक्षा होती थी, ये शिक्षा अपने जीवन के अनुभवों पर होती थी। यानी शिक्षा जीवन को कैसे जीना है, परमात्मा की सेवा कैसे करना है। हमारे देश की जो शिक्षा होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी। तो ये बोल रहे थे कि भाई अंग्रेज से आने से पहले बच्चे इस तरह पढ़ते थे, और स्कूल थे या नहीं थे, तो स्कूल जाते थे कि नहीं थे ये भी नहीं पता। अगर जाते थे तो उनका क्या हुआ। इन तीनों प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम एडम। ये जब भारत आए तो इनको एक काम सौंपा गया, कि आप भारत की जो पुरानी परंपरा है, जो स्कूल वगैरह चलते हैं भारत में, जो पाठशाला स्थानीय, उनकी रिपोर्ट तैयार करें। तो इनको जिम्मा दिया गया, एक जिम्मा सौंपा गया। तो विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ के हमको कुछ समझ में आती है चीज़ें कि एक्चुअल में क्या चल रहा था। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक जिनका नाम था विलियम एडम, उन्होंने देशी स्कूलों की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का उनको काम सौंपा गया था। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उन्होंने पाया कि बंगाल और बिहार 2 जगह, क्योंकि उस समय तक बंगाल और बिहार में ही इनका ज़्यादातर शासन था, ज़्यादातर हिस्सा इनके कब्जे में नहीं था। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था यहीं चलता था ज़्यादातर। तो बंगाल और बिहार के रीजन में इन्होंने पाया कि 1 लाख स्कूल है टोटल, स्थानीय स्कूल की संख्या। पाठशालाओं की संख्या कितनी है, 1 लाख है। और ये बहुत छोटे छोटे स्कूल है, जिसमें लगभग एक स्कूल में लगभग 20 स्टूडेंट ही हैं। 1 लाख स्कूलों में से एक स्कूल में केवल 20 स्टूडेंट। इस प्रकार अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो बच्चों की कुल संख्या जो है वो 20 लाख से ज़्यादा थी। 20 लाख या उससे ज़्यादा बच्चे जो थे उस समय स्कूल जाया करते थे। ये 1830 की बात है जब विलियम एडम अपनी रिपोर्ट पेश करते। आज तो करोड़ों हो गए, लेकिन पहले केवल 20 लाख इन 2 जगहों से स्कूल जाते थे। कक्षाओं के समय के बारे में जो विलियम एडम जो है वो क्या लिखते हैं। कक्षाओं के समय के बारे में एडम ने पाया कि वो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उनका समय, उनकी जो कक्षाएं होती थी वो स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से चलती थी। मतलब जब खेती का काम चल रहा होता था, उस समय जब खेती की फसलों की कटाई होती थी तो किसानों के बच्चे खेतों में काम करने पहुंच जाते थे और स्कूल बंद हो जाते थे। जब अनाज पक करके कट करके घर आ जाता था, उसके बाद दोबारा से स्कूल शुरू हो जाते थे। मतलब ये काश्तकारों के हिसाब से तो काफ़ी अनुकूल था, वहाँ की स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से स्कूल लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी अब पढ़ाई कर सकते थे। साधारण तक किसानों के बच्चे भी इसमें पढ़ाई करते थे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था उस समय कि सभी लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाता था। नई दिनचर्या, नए नियम। अब देखिए, जब ये पुराना सिस्टम, ये जो अंग्रेज जो है पुराना सिस्टम बता रहे हैं, ये जो विलियम एडम साहब ने, इनने जो पुराना सिस्टम बताया वो कुछ इस तरह का बताया। तो मैं इनकी व्यवस्था के बारे में बता दूं
कि एडम स्मिथ जो भारतीय व्यवस्था की बात करता है कि भारतीय में जो पुरानी शिक्षण व्यवस्था थी वो कैसी थी। अभी उनने क्या बताया, अभी उन्होंने बताया कि भाई जो भारतीय लोग थे उसमें जो शिक्षा का समय था वो काफ़ी अनुकूल था। जब फसलें होती थी तब शिक्षा जो है वो टीचर जो था वो स्कूल बंद कर देता था। जब फसलें पक के आती थी तो वापस से स्कूल शुरू हो जाता था। तो शिक्षण व्यवस्था कैसी थी इनकी, इसके बारे में भी लिखते हैं कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था उनका उस समय भारतीयों का, यानी बच्चों की फीस कोई निश्चित नहीं होती थी, बच्चों की अपनी आमदनी के हिसाब से फीस होती थी, लचीला था। छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की कोई इमारत नहीं होती थी, यानी स्कूलों में और कई घरों में शिक्षा दी जाती थी, कहीं पर पेड़ के नीचे प्राकृतिक आवास में दी जाती थी, प्रकृति की शरण में दी जाती थी। अलग से कोई इमारतें नहीं बनाई जाती थी, बेंच थे न कुर्सियाँ थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं हुआ करता था, और सालाना जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी, इम्तिहान और नियमित समय सारणी भी जैसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। ये विलियम एडम साहब लिखते हैं इंडिया के बारे में। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। जो बच्चे होते थे उनकी जो फीस होती थी वो माँ बाप की आमदनी के हिसाब से तय होती थी। और शिक्षा जो होती थी वो मौखिक दी जाती थी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं था, लिखित में पेपर वेपर नहीं होते थे इतने ज़्यादा, तो शिक्षा लिखित में नहीं देते थे, जबकि शिक्षा को वो मौखिक में दिया करते थे। क्या पढ़ाना है विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब को देखते हुए गुरुजी खुद तय करते थे। तो जो गुरु होते थे उनके पास ऑप्शन होता था कि वो खुद तय करते थे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज इंडिया में आए तो एक नई दिनचर्या शुरू हुई, एक नई नियमावली बनी, भारतीय संस्कृति में चेंज हुआ, भारतीय शिक्षा की परंपरा में बदलाव किए गए। अभी हमने इसमें क्या बोला कि विलियम एडम साहब ने जो बातें बताई कि भारत में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, लेकिन जब इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की तो नए दिनचर्या और नए नियम आए। और वो कब से, 1854 का भी हमने जस्ट पढ़ा है, वुड्स डिस्पैच। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया, वुड्स डिस्पैच के बाद। ये वुड्स डिस्पैच आप ध्यान रखना, वुड्स डिस्पैच, इस वुड्स डिस्पैच के बदौलत ही भारतीय शिक्षा में बदलाव करने का कोशिश किया गया। इसे एक और नाम से जानते हैं, वुड्स नीति पत्र के नाम से भी जानते हैं, नीति पत्र के नाम से भी जानते हैं, तो वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। कंपनी ने नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहते थे, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कंपनी ने क्या किया, नई दिनचर्या बनाई, नए नियम बनाए और कुछ एनालिसिस करवा के, कुछ निरीक्षण करवा के पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना वो चाहती थी, तो वो उनने काम किया। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर इसके लिए क्या क्या किया जा सकता था, कि भारत में जो पुरानी शिक्षा प्रणाली उसको बदलाव करना है तो क्या क्या किया जा सकता था, और कंपनी ने क्या क्या कदम उठाए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने क्या किया, जितने भी बहुत सारे पंडित होते थे उन पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और बोला कि आप जो पहले व्यवस्था चला रहे थे अब आप हमारे हिसाब से चलाओ, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी पर रख लिया गया। ये बोला कि प्रत्येक गुरु को निर्देश दे दिए कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में हमें रिपोर्ट भेजे कि आपके स्कूल कब लग रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये आप करिए। दूसरा, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के हिसाब से चलाएं। एक समय सारणी तय कर दी कि इसके हिसाब से आपको कक्षाओं को चलाना पड़ेगा, और वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाए। अब आपको वार्षिक परीक्षा इम्तिहान लेना पड़ेगा जो आप पढ़ा रहे हैं उसका। तो उन्होंने इस तरह से बदलाव किया। उन्हें बोला कि विद्यार्थियों से भी कहा कि वो भी एक अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब आपको अनुशासन का फॉलो करना पड़ेगा, अब आपको नियम से स्कूल आना पड़ेगा। या आप ये नहीं बोल सकते कि खेती का समय चल रहा है तो आप स्कूल नहीं आ सकते। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान भी मिलने लगा, और पंडितों को, जो गुरु होते थे, उनको बोला गया कि अगर आप अंग्रेजों के बताए गए रास्ते पर या उनके बताए गए नियमों के हिसाब से अपने स्कूल को चलाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है हम लोग अनुदान देंगे। अनुदान मतलब ग्रांट अलाउ करेंगे, अलग से आपको पैसा भी मुहैया कराएंगे। उन्हें मिलने लगा। लेकिन इन नियमों और दिनचर्या का एक नुकसान हो गया, एक नतीजा हुआ। क्या हुआ कि भाई इनने बोला कि नियमित समय सारणी थी, अनुशासन वाला सिस्टम था, अब स्कूल पूरे साल भर लगने लगा था। तो जब किसानों के घर में फसल की कटाई होती, फसलों का काम होता, तो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। इस वजह से बच्चे लगातार एब्सेंट होने लगे और शिक्षा से दूर चले गए। तो काश्तकार, जो किसान, गरीब किसान थे, उनके बच्चों को पढ़ने का यहाँ मौका नहीं दिया गया। तो ये बड़ा एक नुकसान था कि पहले की व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था में दिक्कत हो गया। नई व्यवस्था में क्या कर दिया कि अनुशासन की मांग थी, अनुशासन नया बना दिया
कि अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चा अपने घर में काम करेगा या स्कूल जाएगा। तो जो पहले व्यवस्था थी वो सही थी, काश्तकार के बच्चे भी पढ़ सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था ने इनको क्या कर दिया, बेरोजगार बना दिया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई क्या हुआ होगा वो स्थानीय पाठशालाओं का। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची की बात करते हैं। ये कार्यसूची, ये जो टॉपिक है कहाँ से आया है? ये तब आया जब, अभी तक तो अंग्रेज लोग अपनी बात कर रहे हैं, अंग्रेज लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था ला दी, हमारे ऊपर थोप दी, लेकिन अब भारतीयों का रोल आता है। जब महात्मा गांधी इस मामले में इंटरफेयर करते हैं तो महात्मा गांधी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो अंग्रेजी शिक्षा से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो ये लोग कैसे आलोचना कर रहे हैं और क्या ये मांग कर रहे थे, इसकी बात करते हैं। केवल अंग्रेज ही नहीं, बहुत सारे भारतीय विचारक भी शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे। जैसे हम लोग राजाराम मोहन राय की बात करते हैं। ये राजाराम मोहन राय भी जो थे, ये शिक्षा की, अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी प्रमोट करना चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दो। तो केवल अंग्रेज ही नहीं, बहुत सारे भारतीय विचारक भी शिक्षा को व्यापक प्रसार की बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे शिक्षा दो, तभी भारतीयों में ज्ञान का विकास होगा। कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत को आधुनिकीकरण कर सकती है, यानी भारत को मॉडर्न बनाना है। अगर भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत करनी है तो पश्चिमी शिक्षा उसी का काम करेगी, उसको सपोर्ट करते थे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची, जो मेन, जो जिसके आसपास घूमते थे, वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी यानी, परंतु बहुत सारे जो भारतीय थे वो पश्चिमी शिक्षा के बहुत विरुद्ध थे, जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी इसी तरह के लोग थे जो पश्चिमी शिक्षा को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो उसकी आलोचना करना चाहते थे। महात्मा गांधी का कथन है ये कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ये उनका कथन भी है कि अंग्रेजी शिक्षा ने तो हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। वो बोल रहे थे कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम में या जो लोग अंग्रेजों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यूरोपीय ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर हीनता की भावना आ गई भारतीयों के प्रति। अब वो अंग्रेजों को सही मानने लगे और भारतीय परंपरा को या संस्कृति को से दूर चले गए हैं, अपने ही घर वालों से कट चुके हैं। तो कुल मिलाकर के एक हीनता की भावना उनके अंदर आ गई है मस्तिष्क में। लोग पश्चिमी सभ्यता को अब श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं कि लोग इस पश्चिमी सभ्यता को पढ़ करके ज्ञान तो ले ही रहे, लेकिन उसको श्रेष्ठ भी बोलने लगे, जबकि हमारी जो अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो रहा है। अब हमारी संस्कृति के प्रति जो उनका सम्मान था वो खत्म होना चला जा रहा है। तो ऐसी शिक्षा का मतलब क्या है जो आपको आपकी संस्कृति से अलग कर दे और आप दूसरी संस्कृति के गुणगान गाने लग जाओ, ऐसा महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीयों को ब्रिटिश अच्छे लगने लगे थे। बोल रहे कि इन संस्था में जो लोग पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश को अपोज करने के बजाय, जबकि तो गुलाम बना के रखा हमको, मतलब आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी लेने के बजाय इनको सही समझ रहे थे कि इन्होंने सही, इनको पसंद भी करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की भावनाओं को फिर से पुनर्जीवित करें। तो गांधी जी इस तरह की पश्चिमी शिक्षा के बिल्कुल विरोध में थे, इसके समर्थन में नहीं थे। वो बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे भारत के अंदर प्रतिष्ठा का भाव पैदा हो, भारतीयों के अंदर, और स्वाभिमान का भाव पैदा हो, आत्मविश्वास पैदा हो, जिससे कि वो वापस से दोबारा जो है आज़ादी हासिल कर ले। जो गुलाम हमें अंग्रेजों ने बनाया है उस गुलामी से हमें आज़ादी मिल जाए, ऐसा महात्मा गांधी साहब कहना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी की कुछ इच्छा थी, उनकी मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए, शिक्षा को का माध्यम अंग्रेजी नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि भारत में जो शिक्षा देनी चाहिए उसका जो माध्यम होना चाहिए वो भारतीय भाषा होना चाहिए। भारतीय भाषा से मतलब केवल हिंदी से नहीं, जिस राज्य में जो भाषा चल रही है उस भाषा में शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना एक सामाजिक परिवेश होता है। सामाजिक परिवेश मतलब रहन सहन, आपका जो एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं। मान लो आप किसी गांव से, टिपिकल गांव से, और आप अपने गांव की वो बोली जानते हैं जो उस गांव में चलती है। जैसे आप उस गांव में जाओगे, अब वहाँ जाकर के आप अंग्रेजी में बात करोगे तो वहाँ के लोग आपसे कट जाएंगे।
अब आपको बड़ा मजा आएगा उनसे उन्हीं की भाषा में बात करने का, यानी आप अपने गांव वालों की भाषा में बात करोगे तो आपको अच्छा फील, एक अपनापन फील होगा। ये बोलना चाह रहे हैं गांधी जी कि अगर ये अंग्रेजी भाषा आप सीखोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से वो अपने ग्रामीण परिवेश से, सामाजिक परिवेश से कट जाएगा और वहाँ के लोग उसको अलग निगाह से देखेंगे, या जानबूझ के इसको जब आती है भाषा तो क्यों नहीं बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो हीन वाली भावना पैदा हो जाएगी, वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा कि मुझे अंग्रेजी आती है, और वो फिर अपने ही लोगों से कटना शुरू हो जाएगा। उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, मतलब अंग्रेजी ने उन लोगों को, जिनको, जो लोग पढ़े हैं अंग्रेजी से, उन लोगों को अपनी ही धरती पर अजनबी बना दिया। अगर आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो भारतीयों के लिए तो आप अजनबी होगे ना, तो हमें हमारी ही ज़मीन पर अजनबी बनाने का प्रयास जो है ये अंग्रेजी भाषा ने किया है। महात्मा गांधी की ऐसी आलोचना थी। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की पूरी उपेक्षा की गई है। मतलब ये जो पश्चिमी ज्ञान है ये न तो जीवन के अनुभव को सिखाता है और न ही कोई व्यवहारिक ज्ञान देता। तो जीवन के अनुभव क्या है, हमें अनुभव लगातार, हम लोग जब उम्र बढ़ती है तो कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ अनुभव आ जाते हैं। शिक्षा भी आपको अनुभव दे देती है, और व्यवहारिक ज्ञान, आप एक दूसरे इंसान को परखोगे, एक दूसरे इंसान से व्यवहार बढ़ाओगे, एक दूसरे से दोस्ती करोगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। मार्केट कैसा है, अगर आप जब तक बाजार में जाओगे नहीं, जब तक आप बाजार में जाकर के मार्केट में बार्गेनिंग नहीं करोगे, तब तक आपको मार्केट में कैसे डील करना आपको कैसे समझ में आएगा। तो बोलना वो चाह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा से न तो आदमी के अंदर अनुभव का विकास होता है और न ही व्यवहारिक ज्ञान वहाँ पर आता है, क्योंकि केवल पढ़ने लिखने पर ध्यान है उसमें। शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होना चाहिए, लेकिन ये जो शिक्षा अंग्रेजी दी जा रही है उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि साक्षरता का मतलब या शिक्षा का मतलब ये नहीं खाली पढ़ना लिखना आप जानते हैं। खाली पढ़ना लिखना जानते तो आप शिक्षित नहीं हैं। आप साक्षर हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन शिक्षित का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान होना। शिक्षित का मतलब होता है आपके पास अनुभव होना। तो जब आपके पास अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो ही आप शिक्षित कहलाएंगे। अब जैसे जैसे देश में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ लोगों के अंदर कि देश को आज़ाद करना है, एक राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना की प्रेरणा जगी देश में, तो दूसरे जो विचारक थे वो भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से थोड़ी अलग थी। यानी गांधी जी जो विचार दे रहे थे, धीरे धीरे कुछ लोगों में भी विचार आया कि नहीं, यह राष्ट्रीय भावना प्रेरित हो रही है लोगों में, देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसी शिक्षा नीति होना चाहिए देश में जो अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति से अलग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज उन लोगों को पढ़ा करके अपने ही लिए कुछ लोग तैयार कर रहे थे। अब बात करते हैं टैगोर साहब के बारे में। टैगोर साहब का शांति निकेतन, देखो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सब जानते हो। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक संस्था की स्थापना की थी जो आज भी चलती, जिसका नाम है शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक संस्था की स्थापना की जो 1901 में शुरू की गई थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बहुत पुराना फोटो जो एनसीईआरटी में दिया गया, जहाँ कस्तूरबा और गांधी और महात्मा गांधी जी अब रविंद्रनाथ टैगोर साहब से मिलने के लिए जाते हैं। और देखिए इस फोटो में सब कुछ दिखाया गया है, तो उस समय इनकी मुलाकात भी होती है। ये दोनों ही एक तरह के विचार इनके थोड़े से मिले जुले थे, हालांकि कुछ फ़र्क था, उसको भी हम लोग समझेंगे। टैगोर साहब जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे बचपन में, तो वो स्कूल जाने से चिढ़ते थे, वो नहीं जाना चाहते थे। उनका विचार था कि किसी स्कूल में जाना किसी जेल जाने के बराबर लगता था। उनका मानना था कि शिक्षा जो है, ये जो स्कूल है, ये मनचाहा काम नहीं करने देता आपको शिक्षा ऐसी मिलना चाहिए जो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में, खुले वातावरण में मिले, क्योंकि वहाँ बच्चों को मनचाहा कभी नहीं कर पाते, बच्चे जो है मनचाहा काम नहीं कर पाते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहें और मुक्त रहें और अपने और रचनाशील भी हो। तो वो एक स्कूल ऐसा चाहते थे जहाँ बच्चे बिल्कुल मुफ्त रहें, फ्री रहें और रचनाशील रहे, कोई समस्या उनके साथ ना हो, ऐसा स्कूल वो चाहते थे। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। मतलब वो बोल रहे थे कि मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, जो अंग्रेजों ने चला के रखे ना अनुशासन वाले स्कूल, बिल्कुल बंधन वाले स्कूल, ज़बरदस्ती वाले, पढ़ना है, ये करना है, नियम वाले स्कूल, इससे बिल्कुल अलग है। कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, बस आपकी मन चाहे जो करो, प्रकृति में किसी पेड़ के नीचे बैठकर हवा का लुत्फ़ उठाते हुए पढ़ो, बस यही वो चाहते थे। ठीक है, तो ये उनका विचार था।
जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में रविंद्रनाथ टैगोर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। और इसका मतलब ये कि वो जिस स्कूल की बात करते हैं वो इस तरह का स्कूल है, कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बर्डन नहीं, बस आपको अपना जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको बाहर लाओ और अपना जो सृजनात्मक शिक्षा है, जो आप क्रिएटिविटी चाहते हो वो कर लो। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर आपको कुछ इनोवेशन या इन्वेंशन करना है तो आपको शांति चाहिए। हर एक वैज्ञानिक से आप पूछ लो, जिसने भी जो भी आविष्कार किया है उसकी कोई दोस्ती यारी नहीं होती थी, हमेशा वो अकेले में बैठ करके मनन चिंतन करता था, प्रकृति में पेड़ के नीचे बैठ गया हवा खा रहा है। जितना आप अपने आप को माइंड को फ्री छोड़ोगे आपका दिमाग उतना तेज दौड़ेगा। ये टैगोर साहब बहुत पहले कह चुके थे। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी लगती थी, जिसे उन्होंने शांति निकेतन भी कहा, और जहाँ प्रकृति के साथ लोग जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि ये शांति निकेतन यानी प्रकृति ऐसी जगह है जहाँ पर लोग प्रकृति के साथ जीते चले जाएंगे और साथ ही साथ उनका जो टैलेंट है वो भी अधिक से अधिक विकसित हो जाएगा, टैलेंट भी उनका जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बीच में कुछ फर्क था। क्या फर्क था? टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बीच में फर्क यह था कि गांधी जी जहां पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, जहां पर महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों, प्रौद्योगिकियों सभी के कट्टर आलोचक थे, वहीं टैगोर साहब बोलते हैं कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहिए मुझे। मतलब गांधी जी के जो विचार थे वो बोलते थे कि मुझे किसी भी प्रकार से ये विदेशी, ये पश्चिमी सभ्यता चाहिए ही नहीं, चाहे वो मशीनीकरण की हो या आधुनिकरण की हो। लेकिन टैगोर साहब बोलते कि नहीं, हमें पश्चिमी सभ्यता तो नहीं चाहिए, पश्चिमी कल्चर नहीं, कल्चर तो इंडिया के पास में, लेकिन उनकी जो आधुनिकीकरण की जो चीज़ें हैं, आधुनिकीकरण जो पश्चिमी वाला है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको भारतीय परंपरा के साथ जोड़ दें, तो जो नया मिश्रण पैदा होगा वो मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों आलोचक तो थे पश्चिमी सभ्यता के, लेकिन दोनों में अंतर है। एक कट्टर आलोचक थे, गांधी जी तो बिल्कुल मना कर देते थे कि नहीं पश्चिमी सभ्यता चाहिए ही नहीं, लेकिन टैगोर साहब क्या बोलते हैं कि नहीं, पश्चिमी सभ्यता की जो आधुनिकीकरण की शिक्षा है उसको भारतीय संस्कृति के साथ मिलाओ और जो सम्मिश्रण नया निकल करके आएगा वो हमें चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो टैगोर साहब से प्रेरित होकर के, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के भारत में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शिक्षा की नई प्रणाली होनी चाहिए। कुछ लोगों ने सोचा कि अंग्रेजी जो प्रणाली है उसी में बदलाव कर दे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे कुछ लोग। जो नई शिक्षा प्रणाली है वो कैसी होना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ इसके विपरीत बहुत सारे लोग ये सब मानते थे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए, मतलब नई शिक्षा प्रणाली लेकर के आए जो अंग्रेजी जैसे बिल्कुल भी ना हो, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी शिक्षा अगर देना है तो नया वैकल्पिक हमें शिक्षा प्रणाली लेकर के आना पड़ेगा। इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो बहस है वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, अभी भी जारी रही कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा किस भाषा में देना चाहिए। आज भी लोग बहस करते रहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या राष्ट्रीय शिक्षा का जो भाषा होनी चाहिए वो अंग्रेजी हो सकता है या दूसरी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। भाषा को लेकर के, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के आज भी ये बहस जारी है। दोस्तों इस प्रकार होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिविज़न कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी प्रकार की वीडियो, वो भी सीक्वेंस में और मुफ्त। आप यहाँ पर अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लास 7 to 12 हिंदी मीडियम आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करना है। जैसे आप 8वीं क्लास पढ़ते हैं तो कक्षा 8 पे सिलेक्ट करो, आपके 8वीं कक्षा के सारे शिक्षक आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, हर एक टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा, बस उस वॉच नाउ पर क्लिक करो, सब्जेक्ट देख लो और वॉच नाउ पर क्लिक करो। अब आपको उस सब्जेक्ट के सारे सीक्वेंस वाले वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे वॉच ऑल वीडियोस में। करना कुछ नहीं है, जो भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ना है बस क्लिक करो और सीधे पहुँच जाओ वीडियो पे।
आपका वीडियो शुरू हो जाएगा, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी कक्षाओं में टॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।